अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर दीजिए, हेडफोन्स लगा लें क्योंकि सर्दियों की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी एक दफ़ा हमारे पास आए हुए थे सर्दियों में। उस रात बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। बारिश में हम लोग नाना जी से इनकी खौफनाक कहानियां सुन रहे थे। नाना जी ने बताया कि शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए। मियाँ वाली से आगे वो गांव था, एक पुराना सा गांव। वहां से कुछ लोग आए, वो बहुत ज्यादा परेशान थे और आकर उन लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शाह साहब ने जब उनकी ये हालत देखी, उनको बुलाया और उनसे रोने की वजह दरियाफ्त की। तो उनका ये कहना था कि हमारी नौजवान बेटी है जो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। उसकी हालत इतनी खराब है कि हम लोग उसको अपने साथ भी नहीं ला सकते। हम लोगों ने उसको घर में बंद किया हुआ, बांधा हुआ है। शाह साहब ने कहा कि ज़हनी हालत किस वजह से खराब हुई है, ऐसा क्या काम हुआ है जो ज़हनी हालत खराब हो गई है। आप लोग तो मुझे इतने ज्यादा गांव के भी नहीं लग रहे, पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। हम लोग बेसिकली कुवैत से हैं, लेकिन हम लोग लाहौर आए। लाहौर हम लोगों का अपना घर है। हम लोगों का आबाई गांव मियाँ वाली से आगे है। वहां पर हम लोगों का आबाई मकान था। तो वहां पर हम लोगों ने बच्चों को बताया हुआ था कि वहां पर हमारा गांव में घर है, वहां पर भी हमारे मामलात हैं, मिट्टी के घर हैं, वो सारा गांव का कल्चर है। तो हमारे बच्चे हमेशा से कहते थे कि हमने उस घर में जाकर रहना है। मेरी बड़ी बेटी और मेरे दो बेटे, उन्हें बहुत ज्यादा शौक था गांव की जिंदगी देखने का। बचपन में कई उन्होंने गांव देखे थे, फिर हम लोग कुवैत चले गए। बड़े अरसे बाद हम लोग आए। मेरे वालिद साहब भी फौत हो गए। मैं तब भी नहीं आ सका, मेरी मजबूरी थी। फिर जब मैं आया तो मेरा दिल था कि मैं सबसे पहले वहां पर जाऊं। मेरी वालदा अभी भी उसी घर में रहती थी। वहां पर मेरे एक और बड़े भाई थे, वो भी रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना घर थोड़ा नए तरीके से बनाया। तो सेंटर में दरवाजा था, उनका पक्का मकान था, जबकि मेरी वालदा अभी भी कच्चे मकान में रहती थी और उनके साथ मेरी एक बहन भी रहती है। हम लोगों ने प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया और हम लोग सारे मिलकर गांव चले गए। वो सब लोग भी बहुत ज्यादा हमारे इंतजार में थे कि बच्चों ने आना है, यहाँ पर रहेंगे हमारे पास। हमारी बेटी जिसकी उम्र 21 साल है, जब वो गांव में गई, गांव का माहौल देखकर वो बहुत खुश हुई। वो मिट्टी के घर, कच्चे मकान, कच्चे रास्ते, खेत खलियान, उसे वो सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। मेरी बेटी को शुरू से आदत थी बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाने की, बाल खुले रखने की। हालांकि उसे मैंने बहुत समझाया था कि गांव में बाल वगैरह नहीं खोलते, इधर का माहौल नहीं होता, लेकिन उसकी आदत थी। वो फिर भी बाल खोल कर रखती थी। अपनी दादी अम्मा के साथ ही सोना, दादी अम्मा के साथ ही रहना, बड़ी खुश थी वो। अब हवेली नुमा मकान थे, वहां पर कमरे ज्यादा थे, हम लोगों को भी कमरे मिले। उसे भी ये कहा कि तुम हमारे साथ सो जाओ, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने दादी अम्मा के पास ही सोना है। वो दादी अम्मा के साथ, पुप्पो के साथ बड़ी खुश थी। हम भी खुश थे कि चलो यहाँ के माहौल में घुल मिल गई हैं ये। मेरे बेटे भी खुश थे, वो भी यहाँ वहाँ की चीजें देखकर बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे। उनको ये था कि ये माहौल बड़ा खूबसूरत है। इसी तरह से हम लोगों की वो जो हवेली थी, उस हवेली का हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से ही एक हिस्सा जो था आज सेब सदा था। वहां पर बेरी के कुछ दरख्त थे, अमरूद का दरख्त था, जामुन का दरख्त था। मेरे अब्बू जी ने एक छोटा सा घर में दरख्तों का बागीचा सा बनाया हुआ था और वो की हवेली की पिछली साइड नहीं थी, हवेली के सेन में ही एक कोना था, एक हिस्सा था। बचपन में भी हमें वहां से अक्सर जिन्नात डराते थे, आवाजें आती थी। हमारे घर में कोई जानवर वगैरह नहीं होता था, तो अगर शाम के वक्त हम दरख्तों के पास जाते थे तो हमें कुत्ते के घुराने की आवाजें आती थी। हम लोग डर जाते, फिर बुखार चढ़ जाते थे।
फिर अब्बू हमेशा से मना करते थे कि उन दरख्तों पर शाम के वक्त नहीं जाना। एक बुजुर्ग आए थे हमारे घर, तब हम बच्चे होते थे, तो उनका ये कहना था कि इन दरख्तों पर जिन्नात है, जिन्नात की यहाँ पर हाजिरी होती है, इन दरख्तों पर बच्चों को शाम के बाद ना जाने दिया करो। यहाँ तक कि उन जिन्नात का एहसास हुआ कि मेरी बहन की हर जगह से रिश्ते का इनकार हो जाता था। वो कभी कभार डरती भी थी, थोड़ा से इस पर असरात भी थे। बड़ा इलाज भी करवाया, लेकिन वो जिन्नात उसकी जान नहीं छोड़ते थे। सब यही कहते थे ये जगह छोड़ेंगे तो शायद ये जिन्नात इसे छोड़ दें, और वो हमारे पास उसका कोई और जगह भी नहीं थी। बहरहाल हम लोग वहां पर गए। अब बच्चों को उनके एक्साइटमेंट देख के, उनका शोर शराबा शौक देख के वाज़ेह अल्फाज में उनको ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर जिन्नात है। बस ये कहा गया कि दरख्तों के पास नहीं जाना, यहाँ पर कुछ असरात है। असरात का उनको यही समझ आई कि जैसे असरात, शायद गांव की चीज़ों को ये असरात कहते हैं। मेरी बेटी जिसको आदत थी बाल खुले छोड़ने की, परफ्यूम लगाने की, हम लोग कई रात को सो जाते थे, इन लोगों को आदत थी देर तक जागने की। वो कहीं बाहर निकली, सर्दी का मौसम था, बाहर धुंध और मौसम देखकर उन दरख्तों की जब पास गई, वहां पर उसको हंसने की आवाजें आ रही थी। आगे गई तो क्या देखती है कि जिस तरह से वहां पर दरख्तों में एक लड़की खड़ी है, लड़की बड़ी खूबसूरत सी कोई लड़की खड़ी है, और वो हंस रही है, खेल रही है। ये उसको देखकर हंसने लगी और कहने लगी, तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने कहा मैं यहाँ पर रहती हूँ। इसे लगा कि शायद इनकी हवेली में कोई सर्वेंट क्वार्टर है तो ये वहां से आई होगी, या शायद यहाँ पर इनकी कोई मुलाजमा कोई काम शाम करती है तो वहां से आई होगी। इतने में ये मेरी बेटी उससे बातें करने लगी, काफी देर उससे बातें करती रही। जिस वक्त तकरीबन रात 1:30-2 बजे का टाइम हुआ तो मेरी बहन की आंख खुली, ये कमरे में नहीं थी। उसने मेरी बेटी को आवाजें देना शुरू कर दी, बार बार बुला रही थी कि सुमेरा तुम कहाँ पर हो। इतने में ये बाहर से भागी भागी अंदर आई। तो जब मेरी बहन ने पूछा तो ये कहने लगी मैं बस बाहर पानी पीने गई थी। इसने ये बात छुपा ली, कहीं ये मुझे डांटे ना। तो इसने कहा कि रात को बाहर अकेले ना जाना, यहाँ पर हालात ठीक नहीं है, डर जाओगी। इसने कहा कि अच्छा ठीक है। अब ये तकरीबन रोज का मामूल बन गया। जब मेरी वो लोग थोड़े कॉन्शियस भी थे इसको लेकर, थोड़े से वो लोग जरा इस चीज में थे तो जिसके इसको फिक्रमंद थे इसको लेकर कि भी कहीं अकेली बाहर ना निकल जाए। तो वो मेरी बहन की जब आंख खुली तो वो क्या देखती है कि उसी दरख्त के दरमियान खड़ी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है। अब ये किसी से मुखातिब है, और जब मेरी बहन ने देखा तो सामने कोई था नहीं। उसने कहा सुमेरा उन दरख्तों में मत जाओ, क्या कर रही हो, वापिस आओ। जैसे इसने ये बात कही सुमेरा डर गई और उसको कहती है कि तुम जाओ, मैं अब फिर आऊंगी। ये भागी भागी इधर आई तो इसने मेरी बहन ने पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी? तो कहती नहीं नहीं मैं किसी से बातें नहीं कर रही थी, मैं दरख्तों को देख रही थी। उसने कहा नहीं तुम किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी और तुम 3-4 दिन से तुम ये काम कर रही हो, बताओ कौन है वहां पे? इसने कहा कि वो एक लड़की है, तो वो वहां से आती है, मैं उससे बातें करती हूँ। कहती कौन लड़की है? तो ये कहने लगी वो वहां पर सामने खड़ी है, बहुत प्यारी है, इस तरफ से आती है दीवार वाली साइड से। कहती है हमारा घर है इधर। वो पहले ही खड़ी होती है तो कहती है मैं छुप छुप कर रात को यहाँ से आकर ये अमरूद और ये खाने की चीजें उतारती हूँ। तो अब मेरी दोस्ती हो गई उससे। मेरी बहन ने कहा कि यहाँ पर ऐसी कोई लड़की नहीं है और वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है खाने वाली, वो दरख्त बिल्कुल खाली है, उन पर कोई फल नहीं लगता। तो ये कहने लगी नहीं आपको नहीं पता पप्पू, वो आती है, वो आप लोगों से डरती है, पता नहीं आप लोग उसको डांटते क्यों है। बहरहाल इसने उसको बहुत समझाया, ये गुस्से में अंदर चली गई, नाराज हो गई। सुबह मेरी बहन ने बताया कि ये रात को वहां पर जाती है और जाकर उस दरख्तों में खड़ी हो जाती है। वहां पर तो इतने जिन्नात है, वहां पर हमें आवाजें देते हैं, हमें वहां पर वाज़ेह तौर पर एक औरत नजर आती है और वो इतनी डरावनी औरत है, आधी रात को दरख्तों के दरमियान में बैठी होती है, कभी जमीन के ऊपर हाथ मारती है, कभी दरख्तों को छेड़ती है, कभी ऐसा लगता है जैसे दरख्तों के ऊपर लटकी हुई है। हम तो डर के मारे उस तरफ जाते नहीं, हमने तो जगह कोई छोड़ दिया देखना, ये वहां पर जाती है। हमने सुमेरा को समझाया कि अब उन दरख्तों की तरफ नहीं जाना, वहां पर जिन्नात है। जब वाज़ेह तौर पर यह बात कही तो वो डर गई, कहने लगी जिन्नात? जिन्नात कैसे हो सकते हैं? उन लोगों ने कहा कि आओ देखो पूरे घर में कोई जगह ऐसी है जहां पर कोई रहता है। उसको पूरी हवेली दिखाई, साथ वाला घर दिखाया, बाहर लेकर गए, कहीं उसको वो लड़की नजर नहीं आई।
جو حلیہ وہ بتاتی تھی اس حلیے کی کوئی لڑکی آس پاس تھی ہی نہیں. سب نے کہا کہ جب رات کو تم باہر آتی ہو تو وہ پہلے بیٹھی ہوتی ہے, دروازے بند ہے, کہاں سے آتی ہوگی اور کہاں جاتی ہوگی, تم نے کبھی جاتے دیکھا ہے؟ اتنے میں یہ بھی ڈر گئی. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, وہ تو جنات ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں باہر نہیں جاؤں گی. یہ بہت زیادہ ڈر گئی. اب وہی رات کا ٹائم جب یہ باہر نکلتی تھی, وہ چڑیل آفت تو اس کے پیچھے لگ چکی تھی, اس پر عاشق ہو چکی تھی یا جو بھی تھا. یہ اب باہر نہیں گئی تو آدھی رات کا جیسے ہی ٹائم ہوا تو کمرے کے دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی. یہ لوگ ڈر کے, میری امی جاگ گئی, میری بہن جاگ گئی, سب جاگ گئے کہ باہر سے دستک کون دے رہا ہے. اور بار بار بہت زیادہ کانپتی ہوئی آواز میں کوئی سمیرا کو بلا رہا تھا. اب ہمیں آواز نہیں تھی آ رہی, اس کو آواز آ رہی تھی. وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے بار بار کہتی تھی وہ مجھے بلا رہی ہے, وہ مجھے آوازیں دے رہی ہے, وہ باہر ہے. ایک دو بار اس نے اٹھنے کی کوشش بھی کی, ہم نے اس کو پکڑ لیا کہ باہر نہیں جانا. کافی دیر باہر سے دستک ہونے کی آوازیں آتی رہی. پھر کبھی ایسا لگنا جیسے کوئی بلی بول رہی ہے, کوئی صحن میں کوئی عورت بول رہی ہے. یہ تو ڈرے, یہ تو گئے مجھے بچا لے, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. بہرحال بڑی مشکل سے وہ رات گزری. کافی دیر وہ آوازیں دیتی رہی, پھر خاموشی ہو گئی. صبح یہ بڑی ڈری ہوئی اور کہنے لگی کہ میں اب اس طرف نہیں جاؤں گی. اسی طرح سے وہ بھی دن گزر گیا. باہر ان کو لے کر نکلے, گاؤں وغیرہ دکھایا. وہاں پر ہم لوگوں کا جو قبرستان تھا وہاں پر ہم فاتح خانی کے لیے گئے. وہاں پر جاتے جاتے سردی کا موسم تھا, تھوڑی شام ہو گئی. ہم لوگ جو ہمارے ابو جی تھے ان کی قبر پر گئے. 7 بچے بھی تھے, یہ لوگ بھی ساتھ چلے گئے. پوری فیملی ہم لوگ باہر نکلے تھے ڈیرا دیکھنے کے لیے. تو ہم نے کہا کہ قبرستان کی طرف سے بھی وہ آتے ہیں. اب یہ لوگ بھی ساتھ تھے, یہ بھی قبرستان میں چلی گئی. اتنے میں جب ہم لوگ گئے, اب ہم لوگ سارے وہ اور رشتہ داروں کی قبریں تھیں وہاں پر بھی فاتح خانی کی. یہ لوگ بھی قبرستان کے اندر آ گئے. قبرستان میں کوئی بھی نہیں تھا, بالکل ویرانہ تھا اور سناٹا تھا. اتنے میں سب موجود تھے, سمیرا نظر نہیں آ رہی تھی. ہم نے چاروں طرف دیکھا, سمیرا کہیں بھی نہیں تھی. ہم لوگ ڈر گئے, ہم لوگ اس کو آوازیں دیں سمیرا کہاں چلی گئی ہے. اتنے میں ایک قبر کے پاس سے اس کا دوپٹہ نظر آیا. ہم لوگوں کی تو چیخیں, ہم لوگ بھاگے تو وہ بالکل قبرستان کی آخری جگہ بنتی تھی. وہاں پر بہت زیادہ قدیم اور پرانی قبریں تھیں, گھنے درخت تھے. وہاں پر دیکھا تو سمیرا بے ہوش پڑی تھی. دوپٹہ ایک سائڈ پر پڑا تھا اور یہ بے ہوش پڑی تھی. ہم لوگ تو اتنا ڈر گئے کہ یہ وہاں پر گئی کیسے, کب گئی یہ بھی نہیں پتا چلا. اپنی امی اپنی کزنوں کے ساتھ تھی, یہ وہاں کیسے پہنچ گئی ہمیں نہیں پتا چلا. اس کے بعد پھر اس کو اٹھا کر ہم لوگ بڑی کوشش کی کہ وہاں پر ہوش آئے. وہاں پر تو ہوش آیا نہیں. جیسے کیسے کر کے گھر سے گاڑی لے کر آئے, اس کو گاڑی میں ڈالا, لے کر گئے. چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے, کوئی ہوش نہیں آ رہا تھا. ہم لوگ تو رونے پیٹنے لگ گئے. گاؤں میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, حکیم بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے, وہ آئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے, ڈیپ شاک میں ہے, اس لیے یہ بے ہوش ہے, اس کو ہوش آ جائے گا. پتہ نہیں انہوں نے ایک انجیکشن لگایا. اس کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد اسے ہوش آیا اور یہ چیخیں مارنے لگ گئی. یہ چلا رہی تھی, یہ کہہ رہی تھی وہ مجھے مار دے گی. وہ مجھے قبر کے اندر لے کر جا رہی تھی. وہ میرے پیچھے آئی, اس نے مجھے آواز دی اور اس نے مجھے پکڑ لیا. وہ مجھے قبر کے اندر لے کر جا رہی تھی. پتہ نہیں وہ مجھے قبر کے اندر لے ہی گئی تھی. یہ ایسی ایسی باتیں کر رہی تھی. ہم لوگ بہت ڈر گئے. ہم نے اسے سمجھایا. بس اس کے بعد سے میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی. جیسے رات 12 بجے کا ٹائم ہوا, یہ سوئی ہوئی تھی, ایک دم سے سو کر جیسے اس کو جھٹکا لگا, یہ اٹھ کر بیٹھ گئی. یہ اتنے زور زور سے کہکے لگا رہی تھی, اتنے زور زور سے کہکے لگا رہی تھی کہ اس کی آواز سن کر ہم لوگ ڈر گئے تھے. ہم لوگ ساتھ والے کمروں سے بھاگ کر آئے. میری امی نے کہا کہ اس کے اوپر وہ مخلوق آئی ہوئی ہے. اس کی حالت دیکھو. اس کے ہاتھ ٹیڑھے ہوئے تھے, سر ایک طرف سے ٹیڑھا تھا, گردن, اور اس کے کہکے اس کی ایک آواز میں 2-2 3-3 آوازیں تھیں. پھر ایک دم سے 10 منٹ وہ ہنستی رہی. ہم اس کو آوازیں دے رہے تھے, اسے ہماری آوازیں نہیں آ رہی تھی. ایک کونے میں دیکھ کر ہنستی جا رہی تھی, تالیاں مارتی تھی, ہنستی تھی. پھر ایک دم سے سر نیچے کر لیے, سر نیچے کر کے بیٹھ گئی. پھر بلایا, پھر ہلکی ہلکی سسکیاں لینے لگی. پھر سسکیاں لیتی لیتی اونچا اونچا رونا شروع کر دیا.
इतना अजीब बेहानक रो रही थी, और चेहरे का रंग भी उस वक्त बहुत ज्यादा अजीब सा हो गया था, जैसे कलेजी कलर का चेहरा हो गया था, डार्क मैरून। हम लोग तो बहुत ज्यादा परेशान कि हमारी बेटी को क्या हो गया। हम लोगों ने तो रोना शुरू कर दिया। इतने में बाहर से आवाजें आने लगी जैसे सहन में कोई मौजूद है। दरख्तों के पास से कोई कहके लगाकर हंस रहा है और तालियां बजा रहा है। मेरे भाई वो लोग भी सब आ गए। वो लोग भी कहने लगे शोर शराबा कैसा है। हम लोगों ने बताया कि कोई समझ नहीं आ रही, सुमेरा को पता नहीं क्या हो गया। कुरान पाक उसके पास लेकर जाने लगे तो वो ऐसे चिल्लाने लगी जैसे बकरा ज़बह करते हैं। ऐसे लग रहा था उसका गला फट जाएगा, उसकी रगें फट जाएंगी, आंखें बाहर निकल आएंगी। कहती थी इसको पीछे करो, कुरान पाक को मेरे पास ना करना। वो डर रही थी, बहुत डर रही थी। हम लोगों ने जैसे कुरान पाक पीछे किया, उसको समझाने की कोशिश की। बड़ी अजीब अजीब नजरों से हमारे चेहरे देखने लग गई। फिर लेट गई, चेहरे के ऊपर दुपट्टा करके लेट गई। जैसे वो लेटी थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। लेटी लेटी कभी हंसती, कभी रोती, कभी आवाजें निकालती। डर के मारे पास भी नहीं थे जा पाते। फिर वो सो गई। जब वो सोई हम उसके आसपास थे, हम आयतल कुर्सी का हिसार कर रहे थे। जिस वक्त हम लोगों ने उसके ऊपर आयतल कुर्सी का हिसार किया, बाहर से बहुत डरावनी आवाजें आने लग गई। आवाजें ऐसी थी जिस तरह से कोई बिल्ली रो रही है, और उस बिल्ली के रोने की आवाजें बहुत ज्यादा डरावनी थी। हम लोग तो इतना डर के कि पता नहीं क्या हो गया है। बैठे बैठाए हमें तो पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। हम लोगों ने वो रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। अगले दिन मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब आए। मौलवी साहब ने जब उसे देखा, दम किया, मौलवी साहब ने कहा कि इसके ऊपर तो एक चुड़ैल का बसेरा हो चुका है, और बड़ा बड़ा सख्त बसेरा हुआ है। इसकी आंखें देखो, उसकी आंखें नॉर्मल नहीं थी, वो पलकें चिपकती नहीं थी, चुप करके बैठ जाती थी, आंखों से पानी निकल रहा होता था। वो हंसती खेलती भागती दौड़ती, मेरी बेटी की हालत ये होगी। मौलवी साहब ने कहा मैं इस मखलूक को हटा नहीं सकता, मैं ये पानी दम करके देता हूँ, अगर इसकी कंडीशन ऐसी हो तो आपने छींटे मारने हैं पानी के। हमने कहा ठीक है। नाश्ता वगैरह दिया, कोई उसने चीज नहीं खाई, थोड़ी सी रोटी खाई, फिर जाकर लेट गई। अंधेरे में रहती थी, कहती थी कमरे की लाइट नहीं चलानी, मैंने अंधेरे में बैठना है। अंधेरे में भी जहां पर वो जिस जगह पर सोती थी बेड था, बेड के साथ पीछे एक कोना था, उस कोने में जाकर बैठ जाती थी, घुटनों पर सर रख के, और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती थी। बड़ी कोशिश करते थे बुलाने की। हमारे कज़न रिश्तेदार भी आए, वो भी देखकर परेशान। उनका ये कहना था ये जगह तो इतनी, इनके घर की जगह बड़ी आसेबसत है। मेरे वालिद साहब ने बहुत कोशिश की थी कि वहां से जिन्नात को हटा सके। एक दो आमिल को भी लेकर आए थे, तो आमिल ने कहा था अगर इस मखलूक को छेड़ेंगे, इन जिन्नात को या इस मखलूक को, ये पिछल पैरी को छेड़ेंगे तो ये दुश्मन बन जाएगी, और हो सकता है फिर आपके पूरा घर ही खत्म कर दे। इस डर से फिर अब्बू ने इस जगह को छेड़ा ही नहीं, दरख्त भी नहीं काटे, उसको वैसे ही छोड़ दिया और वहां पर आना जाना कम कर दिया। अब एक मेरे कजन थे, उन्होंने एक आदमी के बारे में बताया कि वो जिन्नात वगैरह निकालते हैं, उनको बुला लेते हैं। वो पास वाले गांव के थे, उनके पास भागे क्योंकि ये बीमार थी बहुत ज्यादा। वो जो आमिल आए, उन्होंने आकर कोई पढ़ाई की। जब उन्होंने पढ़ाई की, वो मखलूक उस पर हासिल हो गई। ये तो चीखें मारने लग गई, पाँव रगड़ने लग गई, अड़ियां रगड़ने लग गई, दीवार में हाथ मारने लग गई, हंसने लग गई, इसकी आंखें टेढ़ी सी अजीब सी हो गई। उस मखलूक ने बताया ये परफ्यूम लगाकर बाल खोल कर मेरे पास आई थी, मैं मौजूद थी, मैं इस पर आशिक हूं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी है। यहां तक इसका सर दीवार में झटक झटक के इसने मारा। हम लोग डर गए। उस आमिल ने एक तावीज दिया और कहा कि इसके बिस्तर में लगा दे, ये चीज इसका पीछा छोड़ देगी। बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे करके, कमरे से तो बाहर निकलती ही नहीं थी। मेरी अम्मी भी बहुत ज्यादा डरती थी, कुरान पाक पढ़ती थी, इसके डर से वो पास बैठकर कुरान पाक नहीं थी पढ़ सकती। ये हमला करने की कोशिश करती थी, इसकी हालत खराब हो जाती थी। फिर इसने शोर मचाया, इसने कहा कि मुझे सुर्ख रंग का सूट दो, मैंने सुर्ख रंग के कपड़े पहनने हैं। हमारे पास इसका ऐसा कोई लिबास नहीं था जो सुर्ख रंग का होता। मेरी बहन का एक सूट था सुर्ख रंग का, वो इसको दिया, वो इसने पहन लिया सुर्ख दुपट्टा लेकर। बड़ा अजीब मंजर था। उसी कोने में जाकर बैठ गई। मेरी बीवी का, बच्चों का, हम सबका बड़ा बुरा हाल था।
پریشانی کے مارے کہ ہم لوگ کیسے یہاں سے نکلیں, یہ تو حالات ہی ٹھیک نہیں, ہم شہر میں جائیں گے کہیں اور کوئی معاملات ہمارے ساتھ الٹے نہ ہو جائے. جو اس کی حالت تھی ہم لوگ تو ڈرے ہوئے تھے. اس تعویذ کے بعد وہ تو بستر کے پاس ہی نہیں تھی آتی, کہتی تھی میں نے یہاں پر سونا ہی نہیں ہے, مجھے پتا اس میں آپ نے کچھ لگایا ہوا ہے, اگر اس کو پتا چل گیا وہ مجھے مار دے گی. آدھی رات کا کہیں ٹائم ہوا تو ہمیں ایسی آواز آئی جس طرح سے ہم لوگوں کے گاؤں میں اسٹیل کے برتن تھے, اسٹیل کے برتنوں کو کوئی توڑ رہا ہے, جیسے کوئی فرش پر پھینک رہا ہے, بجا رہا ہے آپس میں. سب جاگ گئے, رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا. نیند ہی نہیں تھی پوری ہوتی, اس کی وجہ سے کبھی آدھی رات جاگتے تھے کبھی سوتے تھے. باہر جا کر دیکھا تو وہ زمین پر پاؤں کے بل بیٹھ کر مٹی کھا رہی تھی, بال کھولے ہوئے تھے. میری اتنی پیاری بیٹی, اس کی یہ حالت دیکھ کر ہم لوگ بہت روئے. بڑی مشکل سے اس کو وہاں سے اٹھایا, اس نے کھود کھود کر وہ مٹی کھا رہی تھی, منہ بھرا ہوا تھا مٹی سے, اور وہ ایسے کھا رہی تھی جیسے کوئی کھانے والی چیز ہے. جیسے مٹی کھا کر اٹھی, پانی پیا تو اس کو الٹیاں شروع ہو گئی. اس کے بعد وہ جیسے اتنی نڈھال ہوئی کہ وہ سو گئی. صبح جا کر جاگی. اب اس کی اتنی خراب حالت ہے, وہ بہت روتی ہے, یا وہ بہت ہنستی ہے, یا وہ بہت روتی ہے. وہ سرخ رنگ کے کپڑے نہیں اتار رہی. وہ کہتی ہے میری چارپائی پر وہ سوئی ہوئی ہے, میں کیسے سوں جا کے. کبھی چارپائی پر کہتی ہے سوئی ہوئی ہے, کبھی کہتی ہے سامنے بیڈ پر سوئی ہوئی ہے, خود کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے. 3-4 دن میں اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے وہ زمانوں سے مریض ہے. اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ہم لوگ بہت پریشان ہیں. ہمیں آپ کے بارے میں گاؤں کے ہی ایک آدمی نے بتایا ہے کہ آپ علاج کرتے ہیں, میری بیٹی کو بچا لیں, میری اکلوتی بیٹی ہے, اگر اس کو کچھ ہو گیا میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گا. وہ آدمی پھر بھی بہت زیادہ رو رہا تھا. شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ کرم کرے گا. ابھی وہ بیٹی آپ کی کدھر ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گاؤں والے گھر میں ہی ہے, کیونکہ شہر تو ہم لے کر گئے ہی نہیں. سب نے ہمیں منع کیا کہ شہر لے کر نہ جانا, ایسا نہ ہو کہ وہاں پر آپ لوگ اکیلے ہوں گے, کوئی جان پہچان نہیں ہے وہاں پر, تو کہیں یہ کوئی نقصان نہ ہو جائے. یا بعض اوقات یہ مخلوقات سفر بھی نہیں کرنے دیتی, نقصان پہنچاتی ہیں. کیونکہ ہم نے کوشش کی تھی اس کو ایک دربار پر لے کر جانے کی, تو وہ گاڑی میں ہی ہم لوگ تھے, تو 2 دفعہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا. وہ بھی پتہ نہیں چلا, گاڑی کے آگے ایک بہت بڑا 2 بار کالے رنگ کا کتا آیا. تو یہ بار بار کہتی تھی وہ جانے نہیں دے گی, وہ مار دے گی, وہ ساتھ ساتھ ہے. ہم لوگ ڈر کے واپس آ گئے, وہاں تک لے کر گئے ہی نہیں اس کو, کیونکہ وہ گاڑی 2 بار درختوں سے ٹکراتی ٹکراتی بچی, ٹائر پنچر ہو گئے. ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کام مشکل ہے. میرے بھائی نے بھی کہا کہ نہ لے کر جاؤ, وہ گاڑی کو الٹ دے گی. آگے وہ سارا حصہ نہر والا تھا جہاں سے ہم نے گزر کے جانا تھا. پھر واپس آ گئے. اب آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. شاہ صاحب نے کہا کہ جتنا سخت یہ مسئلہ ہے, جیسے اس کے اوپر حاضری بھی ہوئی ہے, اس کے اوپر وہ چیز حاوی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو بچی کی حالت آپ بتا رہے ہیں اس کے اوپر وہ چیز حاوی ہے, اور سرخ جوڑا بھی اس نے اسی لیے پہنا ہوا کہ وہ پچھل پیری چڑیل ہے جو دلہن کے روپ میں رہتی ہے, اور یہ بڑی سخت مخلوق ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ آ جائے یہ نقصان کرتی ہے. تو وہاں پر جا کر عمل کرنا پڑے گا. اس کے اوپر کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوگا. تعویذ دیں گے وہ مخلوق اور سخت ہو جائے گی, یہاں تک کہ اس کو جانی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرے گی. پھر اس کے بعد شاہ صاحب, نانا جی, ان کے کچھ خادم ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے. جیسے وہاں پر جانے کا ارادہ کیا, راستے میں شدید بارش شروع ہو گئی. نانا جی کہتے ہیں پہلی بار یہ معاملات ہوئے, پہلے بارش تیز شروع ہوگی, موسم بالکل ٹھیک تھا, گاؤں سے نکلتے گئے تو بارش شروع ہو گئی. آگے گئے, ابھی بارش ہو رہی تھی, کچھ جگہ پر رکے, سٹے کیا. پھر بارش تھوڑی کم ہوئی, پھر سفر شروع کیا تو گاڑی خراب ہو گئی. 2-3 گھنٹے گاڑی ٹھیک ہونے میں لگے. اس کے بعد پھر سفر شروع کیا, آگے گئے تو رستہ بھٹک گئے. حالانکہ جن بندے کے ساتھ جا رہے تھے وہ راستہ بھولنے والے تھے ہی نہیں. اس کے باوجود یہ مسئلے مسائل, شاہ صاحب نے کہا کہ وہی رکاوٹیں ڈال رہی ہے کہ وہاں تک پہنچے نا. اچھا ہی کیا تو اس لڑکی کو ساتھ لے کر نہیں آئے, ورنہ شاید آپ لوگ پہنچ ہی نہ سکتے یہاں تک. ابھی تو یہ میں پڑھائی کر رہا ہوں, میں ساتھ ہوں, تو وہ ایسے چھوٹے موٹے کام کر رہی ہے, ورنہ اگر وہ لڑکی ساتھ ہوتی تو شاید وہ بھاری نقصان کر دیتی. بہرحال شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کر دی, حصار بندی کی, تب جا کر ہم لوگ اس گاؤں میں پہنچے. وہ بھی رات ہو گئی.
दोपहर के निकले हुए रात को पहुंचे। जब वहां पर गए, उस लड़की को जब पता चला, अभी उसने देखा ही नहीं था शाह साहब को। अभी शाह साहब सिर्फ उस घर में दाखिल हुए थे तो वो जो लड़की थी उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखें बाहर तक आ रही थी। वो चीख चीख कर कह रही थी कि इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर भेज दो। यहां तक कि उसने और जुबानें भी बोली, कभी वो किस जुबान में बोलती, कभी वो किस जुबान में बोलती। सब डरे हुए थे, कोई डर के मारे उसके पास नहीं था जाता। इतना उस लड़की का बुरा हाल था। वो चीख रही थी, बांधी हुई थी, लोगों ने बांध दी थी, क्योंकि अब वो घर से बाहर 2 दफा रात को घर से बाहर भी भागी थी कब्रिस्तान की तरफ। अब उनकी जवान बेटी थी, वो बेचारे मजबूर थे, उन्होंने बांध दी। हंसती थी, गालियां देती थी, रोती थी, कच्चा गोश्त मांगती थी, कहती थी मुझे कच्चा गोश्त लाकर दो, मैंने वो खाना है। तो इन हालातों से तंग आकर इन बेचारों ने उसको बांध दिया। एक पढ़ी लिखी दूसरे मुल्क से आई हुई लड़की के ये हालात वहां पर गांव में हो गए। बहरहाल शाह साहब ने कहा कि अल्लाह करम करेगा। शाह साहब ने पानी का एक गिलास मंगवाया, उसके बाद पढ़ाई करनी शुरू कर दी। जो ही शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की, उस दरख्त की तरफ से कुछ आवाजें आई। आवाजें ऐसी थी कि जिस तरह से कोई औरत बोल रही है, लेकिन बिल्कुल आहिस्ता सी आवाज में। शाह साहब ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शाह साहब ने उन लोगों से कहा कि आप सब हिसार में रहेंगे। यहाँ तक कि जो बाकी घर के लोग थे उनको भी हिसार में बिठाया गया, क्योंकि उस वक्त वो लड़की जो थी वो इतनी आसेर ज़दा थी कि वो मखलूक अगर उसके ऊपर आ जाती तो वो किसी को भी नुकसान दे सकती थी। फिर उसके बाद शाह साहब ने फिर पढ़ाई की। पढ़ाई करके पानी दम करके कहा कि ये पानी का गिलास उस बच्ची की तरफ देना है। उसके वालिद को बुलाया, उस पर हिसार बंदी की और कहा कि उसके पास लेकर जाएं। जैसे वो गिलास अंदर लेकर गया तो वो कहती कि ये जहर लेकर आए आप, मैं नहीं पीऊंगी, ये जहर है। वो जो बाहर आदमी आया उसने जहर भेजा मुझे मारने के लिए, देखिए इसमें जहर है। ये पानी तो है ही काले रंग का, कभी कहती थी नीले रंग का, कभी कहती थी काले रंग का है। उनका ये कहना था कि नहीं, वो तुम्हें ठीक करने के लिए है, वो जो चीज तुम्हारे पीछे है तुम्हारी जान तभी छोड़ेगी, ये पानी पी लो। वो पानी पीती नहीं थी। शाह साहब ने कहा कि पानी इसके सामने रख के आप इधर आ जाए। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू कर दी। जैसे वो लड़की उठकर सामने आई, उसका इतना खौफनाक चेहरा लग रहा था। नाना जी कहते हैं उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा अजीब था, ऐसे था जैसे टांगे तो बस तक, जैसे एक टांग को घसीट कर चल रही थी। गंदे कपड़े मिट्टी से भरे हुए पानी के पास आकर बैठ गई। पानी को अजीब नजरों से देखती, हाथ लगाती, पीछे करती। शाह साहब मुसलसल पढ़ाई कर रहे थे और उसकी तरफ देख रहे थे। शाह साहब को देखकर बड़े गुस्से से घबराने लग गई और कहने लगी तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे पता है तुम कहाँ से आए हो, मुझे पता है तुमने बहुत सी मेरे खानदान की चुड़ैलों आफतों को मारा भी है, मैं जानती हूँ तुमने उनको कैद किया, मुझे नहीं तुम कर सकते। साथ ही कह के लगाकर हंसने लग गई। फिर शाह साहब पढ़ाई करते रहे। जब शाह साहब ने 7वीं तस्बीह पढ़ी, उसने पानी का गिलास उठा लिया, आधा गिलास पिया, चीखें मारने लग गई। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसका मुंह जल रहा है। फिर शाह साहब पढ़ाई करते रहे। जिस टाइम शाह साहब ने 11वीं तस्बीह पढ़ी, उसने पूरा गिलास पानी का पी दिया। उस वक्त वो चीज उसके जिस्म से निकली, उसे एक झटका लगा, वो पीछे गिरी, गिरकर जैसे रोने लग गई। शाह साहब अभी भी पढ़ाई कर रहे थे। फिर उठकर बैठ के सर पर दुपट्टा लेकर रोने लगी और कहने लगी मुझे बचा ले, मुझे वो चुड़ैल मार देगी। अपने माँ बाप से कहने लगी वो मुझे बहुत तंग करती है, वो मुझे मारती है, वो मुझे हर टाइम नजर आती है, वो कभी यहाँ बैठी होती है, कभी बेड पर बैठी होती है, वो मुझे कहती है कि मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी, मुझे बचा ले। शाह साहब ने कहा कि तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर उस कमरे से निकल कर बाहर आ जाओ। कहती थी बाहर नहीं आना, उस कमरे में रहना है अंधेरे में। फिर शाह साहब ने पढ़ाई की, उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। शाह साहब ने पढ़ाई की। जिस टाइम 15वीं तस्बीह पढ़ी, फिर दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। बाहर आई और आकर बैठ गई। शाह साहब ने उसको एक तावीज़ दिया। शाह साहब ने कहा कि तावीज़ जो अपने सर पर रखो। उसने वो तावीज़ डरते डरते लिया, गंदे हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, सर के ऊपर रख लिया वो तावीज़। जैसे सर के ऊपर तावीज़ रखा, चीखें मारने लगी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। शाह साहब ने कहा कि तावीज़ उतार दो। उतारा। शाह साहब ने उसके बाप को बुलाया, कहा कि तावीज़ जलाएं। जब जलाया
इसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, जिस तरह से पता नहीं क्या चीज़ है, कि तौफन भरी स्मेल थी। और वहां पर वो जो दरख्त हैं, दरख्तों के ऊपर परिंदों ने, कौवों ने शोर मचाया हुआ था। शाह साहब ने पढ़ाई की और पढ़ाई करके उठे और जाकर उन दरख्तों पर हिसार बंदी करने लग गए। 3 तावीज़ 3 दरख्तों पर बांध दिए। एक जो दरख्त था जिस पर वो चुड़ैल आफत थी, उस पर अभी तावीज़ नहीं बांधना था। जैसे बाकी दरख्तों पर तावीज़ बांधते गए, वो कौवों की, परिंदों की आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर शाह साहब ने उस लड़की के ऊपर हिसार किया। उस लड़की ने बताया कि मुझे वहाँ पर वो लड़की नजर आती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डराती थी, बुलाती थी, मैं उससे बातें करती थी, मेरे सामने वो लड़की के रूप में ही आती थी और एकदम आ जाती थी। कई बार तो मेरे पीछे खड़ी होती थी, मुझे लगता था शायद ये मुझे देख कर आती है। फिर उसके बाद मैंने उसका असल रूप देखा। उसका काला स्याह चेहरा है, गर्दन वाली जगह पर सुराख है, कभी कद बहुत लंबा होता है, कभी कद बहुत छोटा होता है, कभी सर पर बाल होते हैं, कभी सर पर बाल नहीं होते। आंखें बिल्ली की तरह चमकती हैं। रात भर मेरे पास बैठी रहती है, कभी मेरे पीछे चारपाई पर सोती भी है, कभी मुझे कहती है कि कच्चा गोश्त खाओ, कभी कहती है सुर्ख लिबास पहनो। वो कई बार मेरे पास सुर्ख लिबास में भी आती है, ज़्यादातर सुर्ख लिबास में रहती है या काले लिबास में। शाह साहब ने कहा कि उसके पाँव कैसे हैं, तो वो कहने लगी उसके पाँव उल्टे हैं, ये जो एड़ी है आगे की तरफ है और पंजे पीछे हैं, जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल भी हैं। शाह साहब ने कहा वो पिछल पैरी चुड़ैल आफत ही है। वो लड़की डरने लगी और कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना है। शाह साहब ने कहा कि हाँ तुम यहाँ से बिल्कुल जाओगी, अब तुमने यहाँ पर रहना भी नहीं है, बस तुमने ये तावीज़ जो है, ये 7 तावीज़ अपने सर के ऊपर से मस करके इनको जलाओ अभी। वो जलाती गई, उस तरफ से चीखें आना शुरू हो गई। 7वां तावीज़ जब जलाया तो लड़की भी डर गई और चीखें मारने लगी, कहती वो सामने मुझे नजर आई है। शाह साहब उठे, शाह साहब ने उसको हिसार में कर दिया कि वो मखलूक दोबारा उस पर ना हावी हो। फिर शाह साहब उठे और जाकर उस दरख्त के ऊपर भी तावीज़ बांध दिया। चीखों पुकार आना बंद हो गए। फिर शाह साहब ने हिफाजत का एक तावीज़ लड़की के गले में पहनाया और कहा कि ये अभी रात से पहले इसको गुस्ल करवाना है, गुस्ल के बाद कपड़े तब्दील करवाने हैं और उसके बाद इसने कुरान पाक पढ़ना है। फिर ऐसे ही किया गया। शाह साहब वहाँ पर मुसलसल पढ़ाई करते रहे। उसकी वालदा उसे ले गई, गुस्ल करवाया, कपड़े बदलवाए, नॉर्मल थी बिल्कुल उस वक्त। वो जिस वक्त उसको कहा कि कुरान पाक पढ़ना है, वो डरे कुरान पाक को हाथ ना लगाए। कहती थी मुझे डर लगता है, मुझे मार देगी। वो मुझे कहती है अगर तुमने कुरान पाक पढ़ा मैं तुम्हें मार दूंगी। शाह साहब कहते कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने कुरान पाक पढ़ा, बड़े एहतराम से कुरान पाक को चूम कर बंद किया, माथे के साथ लगाया। शाह साहब ने कहा कि अब ये ठीक है, अब आप लोगों ने कल 12 बजे से पहले रात 12 बजे से पहले इस बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जाना, यहाँ पे नहीं रुकना। फिर हम लोगों ने ऐसे ही किया, हम लोग वहां से वापस आ गए। शाह साहब ने कहा कि वो इतनी सख्त चुड़ैल आफत थी जो उसने बच्ची के ऊपर थी, इस लड़की के ऊपर। अगर वो हिसार बंदी ना करते, अगर वो तावीज़ ना जलाते तो 11वें दिन इस लड़की की मौत हो जानी थी। उसने इसकी गर्दन ही तोड़ देनी थी, क्योंकि वो चीज़ उसके ऊपर हावी हो चुकी थी, इसके पास हर वक्त रहती थी। फिर नाना जी कहते हैं कि वो लोग आए तकरीबन 15 दिन के बाद, उनकी वो बेटी भी साथ थी, वो ठीक थी। वो ये कहती है कि मुझे अक्सर आवाज़ आती है कानों में रोने की, लेकिन अब नज़र नहीं आती जब से आपका तावीज़ पहने। वो लोग अगले दिन ही वहाँ से आ गए थे और वो कहते हैं जब हम लोग अपने लाहौर वाले घर में आए, हमारे उस घर में एक बड़ी अजीब सी बदबू आ रही थी। काफ़ी देर वो स्मेल रही, फिर थोड़ी देर के बाद वो जगह जगह से वो बदबू आने लगी। फिर उसके बाद खुद ब खुद सब ठीक हो गया। फिर वो लोग शाह साहब का बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे और वो लोग कहते थे कि हमने वापस चले जाना है कुवैत, हमने यहाँ पे रहना ही नहीं। फिर शाह साहब ने कहा कि इस लड़की का कुछ अर्सा आपने ख्याल रखना है, तकरीबन 41 दिन ये अकेली कहीं भी ना आए जाए, ना इसने परफ्यूम लगाना है, ना बाल खोलने हैं, 41 दिन पूरा इसका ख्याल रखना है। फिर वो लोग शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले गए। नाना जी कहते हैं कि कभी भी जिस जगह पर आसेब हों, जिन्नात हों, भूत प्रेत हो, वहाँ पर अगर नौजवान लड़कियाँ बाल खोल कर जाएँ, परफ्यूम लगा कर जाएँ, तो वो जिन्नात उन पर हावी हो जाते हैं। और अगर एक बार ये चुड़ैलें आफतें किसी के पीछे लग जाएं, फिर उसकी जान नहीं छोड़ती। अपनी जान को, अपनी ज़िंदगी को बहुत कीमती समझे और कभी भी ऐसी जगह पर ना जाए। ये नाना जी की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, अपनी बहुत सी कहानियों में मैंने मैसेज दिया है कि ऐसी
نوجوان لڑکیاں جب کسی جگہ پر گاؤں وغیرہ کی جگہ پر یا جہاں پر درخت ہوں وہاں پر کبھی بھی پرفیوم زیادہ نہیں لگانے چاہیے، بال نہیں کھولنے چاہیے، کیونکہ وہ چیزیں وہ جنات و مخلوقات ڈراتے ہیں اور انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہاں پر میں ایسی ہی خوفناک کہانیاں لاتی رہتی ہوں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔